Hello and welcome to IMS Academy. This is your Nitin Bhaiya and today we are going to start the second chapter of class 10th science, that is acid, base and salt. चलो बच्चों, आज हम बात करते हैं एसिड के बारे में। तो एसिड ये जो चैप्टर है, बेस है, आपने पहले 7th क्लास के अंदर भी पढ़ा है। वहां पे कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको सिमिलर लगेगी कि हाँ, जो हमने 7th क्लास में पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी बताया गया, लेकिन उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेनली आपको जो यहाँ पे ध्यान देना है वो केमिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है, क्योंकि 7th क्लास में आपको एज सच रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा नहीं कराई गई थी। और एक बात ये भी है कि 7th क्लास का आपको याद भी नहीं होगा, क्योंकि आप बच्चों को तो हम आज के दिन जो पढ़ाते हैं आप उसको रिकॉल ही नहीं करते, तो दैट्स वाई आप उसे अगली क्लास में भी नहीं बता पाते। तो ये भी आप लोगों के एक साथ दिक्कत है, जिसकी वजह से आप कई बार कॉन्सेप्ट में पीछे रह जाते हो। जैसे अभी मैं बात करूं अपने एक स्टूडेंट की जिसका नाम था अनिश्क, तो वो बच्चा बहुत अच्छा है, सिंसियर है, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये है कि उसको टाइम नहीं मिल पाता। एक्चुअली जब भी मैं उससे कोई बात बोलता हूँ कि तुमने ये पढ़ के आना है, तो उसको टाइम नहीं मिल पाता। उसका जवाब होता है कि सर मुझे टाइम नहीं मिला। और सही भी बात है, एक्चुअली उसे बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं देश के लिए, जो आजकल हमारे मैटर चल रहे हैं ट्रम्प के साथ, तो उसमें वो काफी हेल्प करता है। तो ये आप लोगों के साथ दिक्कत है, लेकिन आप में बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो स्टूडेंट ही हो, मंत्री नहीं हो, फैसले नहीं लेते, तो वो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ सकते हैं और रिकॉल भी कर सकते हैं। आई होप सो कि आपका आंसर ये नहीं आएगा जब आपसे कोई पूछे कि आप ये कॉन्सेप्ट बताओ, या आपने इसको रिवाइज किया कि मेरे को टाइम नहीं मिला, तो ये नहीं होना चाहिए। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे जो चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इसके अंदर जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो है एसिड, और एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले टेस्ट की अगर हम बात करें तो यस, दे आर सोर इन टेस्ट। सबसे पहले इनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। अगर हम टेस्ट की बात करें सोर की, यानी कि इसका मतलब खट्टा, तो इसमें आपने क्या पढ़ा था कि बेसिकली जो कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस है उनका जो टेस्ट पाया जाता है इसमें वो खट्टा होता है। इट मींस कि जब आप उनको टेस्ट करोगे, जैसे कि आपने कभी लेमन जूस को टेस्ट किया होगा, तो लेमन जूस का जो टेस्ट होता है दैट इज सोर। उसका लेमन जूस का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। तो सोर से हमारा यहाँ पे ये मतलब होता है कि जैसे ऑरेंज हुआ, लेमन जूस हुआ, तो जो भी चीजें मोस्टली आपको टेस्ट में सोर होंगी, खट्टी होगी, तो उनको आप कह सकते हो कि ये एसिड है। हालांकि अभी आगे आप पढ़ोगे कि एसिड की जो मेन प्रॉपर्टी है और जो एक कॉमन प्रॉपर्टी है जो सभी एसिड में पाई जाएगी वो क्या है, वो हम पढ़ेंगे एच पॉजिटिव आयन के बारे में। लेकिन अभी आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि हाँ, जो सब्सटेंस सोर है वो एसिड होते हैं। सेकेंडली, लिटमस पेपर टर्न्स लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एक्चुअली लिटमस पेपर आपने पढ़ा होगा, एक प्लांट होता है लाइकेन। जस्ट अ सेकेंड। लाइकेन जो प्लांट है उसकी लीव से बनाया जाता है लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर की दो तरह की स्ट्रिप आपको मिलती है, एक होती है ब्लू और एक होती है रेड। जब ब्लू वाली लिटमस पेपर की स्ट्रिप को आप एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करोगे, और ये ध्यान रखना कि जो एसिड है वो वाटरिंग फॉर्म में होना चाहिए, वो एसिडिक, वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो जब आप उसमें डिप करोगे तो ब्लू कलर की जो लिटमस पेपर है वो स्ट्रिप रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक प्रॉपर्टी होती है एसिड की। ये आप करके भी देख सकते हो आपकी केमिस्ट्री लैब के अंदर। लिटमस पेपर की दो स्ट्रिप आपको देखने को मिलेगी जब आप अपने टीचर से बोलोगे, तो ब्लू एंड रेड। तो ब्लू वाली को जब आप डिप करोगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि रेड वाली को अगर आप डिप करोगे तो वो एज इट इज रहेगी, अगर एसिड के अंदर आप कर रहे हो। थर्ड होता है H पॉजिटिव आयन। अगर H पॉजिटिव आयन की हम बात करें तो ये होता है हाइड्रोजन आयन। तो एक्चुअली ज्यादातर जो आप बेस एसिड देखोगे तो वो होता है HCl, H2SO4। HCl को कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है डाइल्यूट वाला वो हमारे स्टमक के अंदर भी पाया जाता है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर आप पढ़े भी होंगे, और जो मैंने वीडियो आपको कराई थी लाइफ प्रोसेस की उसमें बताया भी था। और HCl का काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमारे स्टमक के अंदर फूड डाइजेशन में, जो मीडियम को एसिडिक बनाने का काम करता है। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। तो इनमें आप देखोगे कि एक कॉमन चीज आपको देखने को मिल रही है, दैट इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन होने पे अगर आप उसे पानी में डिसोल्व करोगे और अपना वो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दे, अलग कर दे अपने से, तो यस, वो एसिड है। ये होती है मेन प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें आप ये मत सोचना कि कभी भी अगर किसी के फॉर्मूले में अगर हाइड्रोजन आया है, जैसे कि अगर हम ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, तो ये जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है इसमें भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये एसिड नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में हाइड्रोजन होना उसे एसिड नहीं बनाता। अगर वो पानी में डिसोल्व करने पर अपना H पॉजिटिव आयन अलग करे
तो तभी हम कह सकते हैं कि वो एसिड है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम इसमें, तो कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं इस बिहाफ पर कि कौन अपना H पॉजिटिव आयन पार्शियली रिलीज करता है और कौन H पॉजिटिव आयन कंप्लीटली रिलीज करता है। इस बेस पर मेनली दो तरह की कैटेगरी हमें पढ़ने को मिलती है। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, अगर आप उसे पानी में डिजोल्व करोगे तो पानी में डिजोल्व करने पर ये अपना सारा का सारा हाइड्रोजन आयन अपने से अलग कर देगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आएगा। विच रिलीज H positive ions completely on dissolving in water। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा मेनली। अगर आपसे कोई भी पूछे कि डिफाइन एसिड, तो आपको एसिड की डेफिनेशन यही बतानी है कि सच सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज द H पॉजिटिव आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर आर नोन एज द स्ट्रॉन्ग एसिड, और द एसिड्स, और स्ट्रॉन्ग में जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं या कंप्लीटली रिलीज कर देते हैं H पॉजिटिव आयन, वो स्ट्रॉन्ग है। जबकि इसमें जो दूसरा होगा वो होता है वीक एसिड। वीक एसिड की अगर हम बात करें, तो जो पानी में डिसॉल्व करने पर अपना सारा का सारा H पॉजिटिव आयन अलग नहीं करते, वो पार्शियली, पार्शियली का मतलब होता है थोड़ा बहुत अमाउंट H पॉजिटिव आयंस का अलग करते हैं, उनको कहा जाता है वीक एसिड। जिसमें ऑक्जेलिक एसिड जो टोमेटो में पाया जाता है, एंड लैक्टिक एसिड, ये आपके वीक एसिड के एग्जांपल है। कर्ड, ठीक है ना। तो ये आपके जो एग्जांपल है लैक्टिक एसिड और द ऑक्जेलिक एसिड, ये जनरली आपने देखा भी होगा, जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था एक बार 1 मार्कर में कि ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो टोमेटो वाज द आंसर ऑफ दैट। तो एक तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका सोर्स क्या है, कहां से ये मिल रहा है। और ये वीक एसिड में आता है क्योंकि जब आप इनको खाओगे तो बहुत ज्यादा एसिडिटी आपको नहीं होती, हम इनको डेली अपने रूटीन में यूज भी करते हैं। एंड सेकेंडली ये है कि ये पानी में डिजोल्व करने पर अपना कंप्लीटली H पॉजिटिव आयंस रिलीज नहीं करते। और एक ये भी होता है CH3COH, जब आप कार्बन चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर आप देखोगे इथेनोइक एसिड इसको कहा जाता है। किस तरीके से ये नाम आया इथेनोइक एसिड, तब आपको बताया जाएगा। लेकिन ये भी अपना वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, ये भी पानी में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली H पॉजिटिव आयंस रिलीज नहीं करता। कंसंट्रेटेड एसिड, अगर हम इसमें और बिहाफ पर कैटेगराइजेशन करें दूसरे बिहाफ पर, दैट इज कि किसमें H पॉजिटिव आयन ज्यादा है, या वी कैन से कि पानी की मात्रा किसमें कम है या किसमें ज्यादा है। जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम होगी वो कंसंट्रेटेड एसिड होता है। अब कंसंट्रेटेड एसिड जैसे आपने देखा होगा आपकी लैब के अंदर, केमिस्ट्री लैब में अगर आप जाओगे तो वहां पे दो तरह के एसिड आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप HCl भी देखोगे तो एक में HCl से पहले लिखा रहेगा डाइल्यूट और एक में लिखा रहेगा कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि इसमें पानी की मात्रा बहुत कम है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, और डाइल्यूट वाला जो होता है इसमें पानी ज्यादा मिलाया गया है। तो कंसंट्रेटेड वाले में ही पानी को ऐड करके उसको डाइल्यूट बनाया जाता है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि जब आप कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट बना रहे हो तो उसका भी एक तरीका है, आप ऐसे रैंडमली पानी उसमें नहीं मिक्स कर सकते। आपको क्या करना होगा, एक तो आपको पानी लेना है और वाटर के अंदर आपको एसिड डालना है। ये आप ध्यान रखना, कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं डाला जाता। वाटर लोगे, वाटर के अंदर एसिड डालोगे, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब इसका रीजन क्या है आप बताओ सोच के, कि पानी के अंदर हम एसिड डालते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप बहुत कम क्वांटिटी में, जिससे फिर उस एसिड को जो है वो कंसंट्रेटेड एसिड डाइल्यूट बन जाता है। तो रीजन ये है बच्चों कि आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड इसलिए ऐड करना होता है वाटर के अंदर, क्योंकि अगर एकदम ज्यादा से अमाउंट एकदम डालोगे तो वो स्प्लैश आउट होगा एकदम, क्योंकि वो रिएक्शन जो है काफी हाईली एक्सोथर्मिक होती है और वो ऊपर को आके सारे आपके फेस वगैरह पे गिर सकता है, जिससे आपका चेहरा खराब हो जाएगा। सेकेंडली अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे कि एसिड में आप पानी डालोगे, तब भी ज्यादातर पॉसिबिलिटीज होती है कि वो स्प्लैश आउट कर सकता है, जिससे आपका फेस जल सकता है। क्योंकि ये भी एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है कि दे आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब होता है जलनशील, कि वो चीजों को जलाते हैं। ये भी एसिड की एक फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। चलो नेक्स्ट, डाइल्यूट आप सभी बच्चे समझ ही गए। डाइल्यूट इन विच अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर। चलो अब बात करें हम बेस की। बेस होता है एसिड का अपोजिट, जनरली इसका डिफरेंट नेचर दिखाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट की अगर हम बात करें तो दे आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि कड़वे। जैसे कि साबुन होती है, साबुन बेस का एक अच्छा एग्जांपल है। साबुन बेस ही होता है, NaOH उसमें पाया जाता है, कास्टिक सोडा इसको कहा जाता है।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कास्टिक सोडा का आपको फॉर्मूला कोई भी पूछ सकता है, आपको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक ये एल्कली भी होता है। एल्कली क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर आपसे पूछे कि एल्कली का एक एग्जांपल दो, तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आप बता सकते हो। और ये आपको ध्यान रखना है, दे आर बिटर इन टेस्ट। और बिटर इन टेस्ट यानी कि कड़वे होते हैं, जैसे साबुन इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। सेकेंडली टर्न्स द रेड लिटमस, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में कन्वर्ट करता है। आप याद भी रख सकते हो, बी से बेस, बी से ब्लू हो जाएगा। यानी कि जो रेड कलर की स्ट्रिप होगी लिटमस पेपर की, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर आप ब्लू लोगे तो ब्लू को अगर आप बेस में डिप करोगे तो वो ब्लू ही रहेगी, तब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एंड OH नेगेटिव आयन, अब आप इसमें क्या देख रहे हो, OH नेगेटिव आयन है ना ये। तो अगर आप इसको पानी में डिसोल्व करोगे तो ये OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो मेनली एसिड में जो मेन प्रॉपर्टी थी दैट वाज द H पॉजिटिव आयंस ऑन डिसोल्विंग इन वाटर। और इसमें जो मेन प्रॉपर्टी है दैट इज रिलीजिंग ऑफ OH नेगेटिव आयन ऑन डिसोल्विंग इन वाटर। चलो, इसमें भी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का बेस्ट एग्जांपल NaOH ही है। डेफिनेशन सेम है कि जो पानी में डिसोल्व करने पर अपना कंप्लीटली आयोनाइज हो जा रहे हैं, सारा का सारा OH नेगेटिव आयंस रिलीज कर देते हैं, वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और इसी का अपोजिट होता है वीक बेस, जो पानी में डिसोल्व करने पर NH4OH, आप इसकी जगह लिख सकते हो NH4OH, वीक बेस, जो पानी में डिसोल्व करने पर पार्शियली आयनाइज होता है, कंप्लीटली अपना सारा का सारा OH नेगेटिव आयंस अलग नहीं करते, वो कहलाते हैं आपके वीक बेस। अब बात करते हैं एल्कली की। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यहां से एक लाइन कही जाती है बोर्ड एग्जाम में, ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली। एक्सप्लेन, ये आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 मार्कर में। अब आप बताओ इसका आंसर क्या करोगे। ये आपने 7th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ये आपने अभी 10th क्लास में भी आपके टीचर्स ने आपको कराया है, लेकिन ध्यान किसी को नहीं होगा। रिकॉल करो अगर आपको कुछ याद आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यस, एल्कलीज वो बेस होते हैं विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, सोल्यूबल हो सकते हैं आसानी से, वो बेस कहलाते हैं एल्कली। अब अगर कोई भी एल्कली है तो इट मींस कि वो बेस तो होगा। तो इसलिए ऑल द एल्कलीज आर बेस बट ऑल द बेसिस आर नॉट डिसॉल्व, कैन बी डिसॉल्व इन वाटर। सारे के सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं किए जा सकते, इसलिए सारे बेस एल्कली नहीं होते। लेकिन वो बेस जो पानी में डिसॉल्व हो गया वो एल्कली कहलाएगा। तो इट मींस बेस तो वो हुआ ही डेफिनेटली। तो इसलिए ऑल द एल्कलीज आर बेस बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कली। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में ये कई बार रिपीटेडली पूछा गया है। चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की। जब हमने ये पढ़ा कि हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंस हैं, जिसमें से कुछ एसिड्स है और कुछ बेस है, लेकिन अब हमें ये कैटेगराइजेशन करना है कि इसमें से कौन एसिड है कौन बेस है। तो इसके लिए हमें नीड पड़ती है कुछ इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें ये आइडेंटिफिकेशन कराने में हेल्प करते हैं कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस, कि वो एक एसिड होगा या बेस होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी आप लोगों ने लिटमस पेपर पढ़ा, तो लिटमस पेपर हमने पढ़े थे 2 तरह के थे, रेड और ब्लू, वो हमें पहचान करा रहे थे। तो ये आपका क्या हुआ, इंडिकेटर्स की कैटेगरी में ही आया। तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मेनली हमें ये पहचान कराए कि जो सब्सटेंस हमारे पास है वो एसिड है या बेस है, उसी सब्सटेंस को कहा जाता है इंडिकेटर। चलिए बच्चे, अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, सभी जानते हैं ये। तो नेचुरल इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होंगे जो नेचर ने प्रोवाइड किए हैं। नेचर ने प्रोवाइड किए जिसमें टर्मरिक, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर भी एक नेचुरल इंडिकेटर ही है। अब आप बताओ बच्चों कैसे। अब आप सोचोगे कि सर ये तो हमें केमिस्ट्री लैब में देखने को मिल रहा है। अब केमिस्ट्री लैब में जो भी चीज देखने को मिलती है जनरली वो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स नेचुरल नहीं हो सकते। अगर आप लोग ये सोच रहे हो तो बच्चों आप गलत हो, ऐसा नहीं है। लिटमस पेपर अभी मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया कि एक प्लांट होता है लाइसिन, उसकी लीव से ये बनाया जाता है, जो कि एक नेचुरल, तो नेचर से दी चीज है। तो दैट्स वाई ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर की कैटेगरी में ही आता है। टर्मरिक, हल्दी, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। अब हल्दी कैसे,
जनरली इसका क्या होता है कि अगर आप टर्मरिक को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो देयर इज नो चेंज, उसका कलर ऐसे ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अगर टर्मरिक का कलर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब जिस सब्सटेंस से आप उसको रिएक्ट करा रहे हो वो एसिड है। लेकिन अगर येलो से इसका कलर अगर आपने बेस के साथ रिएक्ट कराया, बेस के साथ रिएक्ट करने से येलो से ये बन जाती है रेड। तो इसका मतलब जिस सब्सटेंस से आपने रिएक्ट कराया वो क्या होगा, बेस होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार जब आप खाना खाते हो, बावजूद इसके कि आप बहुत संभाल के कोशिश करते हो खाना खाने की, लेकिन कुछ दाग आपके कपड़ों पे आ ही जाते हैं। आपने पहनी है व्हाइट शर्ट, अब उस पे सब्जी गिर गई, अब आप उसको साबुन से साफ करने की गलती करोगे तो वो येलो जो निशान है वो किस कलर का हो जाएगा, वो रेड कलर का हो जाएगा। तो ये पहचान होती है कि येलो कलर जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करने पर कैसे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में। जबकि एसिड के साथ रिएक्ट करने पर देयर विल बी नो चेंज। लिटमस पेपर का आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दो तरह का होता है, रेड और ब्लू। ब्लू वाला जो है वो एसिड के साथ रेड होएगा, रेड वाला बेस के साथ ब्लू। चलिए, सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी कि जो केमिकल्स से बनाए गए हैं, जो कुछ तरह के केमिकल्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फिनोल्फथलीन, जो एग्जाम में आना ही आना है आपके। फिनोल्फथलीन जो एक सॉल्यूशन है वो कलरलेस होता है। अब कलरलेस कैसा, जैसे कि आपका पानी होता है, पानी का कलर देखा है कभी आपने, कैसा होता है वो, कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होता। इसी तरह का बिल्कुल फिनोल्फथलीन होता है। फिनोल्फथलीन को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो देयर विल बी नो चेंज, कोई भी चेंज इसमें नहीं आएगा। तो इसका मतलब वो जो सब्सटेंस जिसके साथ आपने रिएक्ट कराया वो एसिड है, जबकि आप जब इसको रिएक्ट कराओगे बेस के साथ तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, पिंक कलर में। तो पिंक कलर में अगर ये चेंज हो जा रहा है कलरलेस से, तो इसका मतलब ये क्या था, जिसके साथ आपने रिएक्ट कराया, बेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। फिनोल्फथलीन का आपको याद रखना है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स है और मेनली इस तरह से ये आइडेंटिफिकेशन कराता है। बेस के साथ ज्यादातर पूछा जाता है कि बेस के साथ पिंक कलर का हो जाता है। कई बार नाम भी पूछ लिया जाता है कि आपने एक केमिकल लिया जिसको आपने बेस के साथ रिएक्ट कराया और वो पिंक कलर का हो गया, तो उसका नाम बताओ क्या होगा। तो फिनोल्फथलीन आपको याद रखना है, लिखा हुआ है कलरलेस होता है एसिड के साथ, लेकिन पिंक हो जाता है बेस के साथ। मिथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करें, मिथाइल ऑरेंज जैसे इसके नाम में लिखा हुआ है ऑरेंज, ऑरेंज कलर का ये सॉल्यूशन होता है। जब आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब आप इसको बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो में। तो ध्यान रखना, जो मिथाइल ऑरेंज है जब एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो रेड कलर में कन्वर्ट हुआ, और जब आपने इसको बेस के साथ में रिएक्ट कराया तो येलो कलर में। मिथाइल ऑरेंज का भी पूछा गया है। फिनोल्फथलीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार क्या हो रहा है कि ये रिपीटेडली आ रहा है, तो इस बार ये पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। चलो, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, सबसे इंपॉर्टेंट तो इसकी डेफिनेशन ही है कि ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अब ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होता है, जैसे अब मैं आपको बताऊं, आपने कई बार ओनियन तो सभी खाते हो आप में, हालांकि हम लोग तो जैन है, हम नहीं खाते। अब ओनियन में अगर मैं बात करूं, अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे एसिड के साथ तो इसकी स्मेल जो है एज इट इज बनी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे रिएक्ट कराओगे बेस के साथ, अब बेस कैसे की, जैसे कि सोप, प्याज आपने काटी, आपके हाथों में से प्याज की स्मेल आ रही है, साबुन से आप हाथ धो लो, नाउ देयर विल बी नो स्मेल, अब स्मेल खत्म हो गई। तो इसका मतलब आपने उसको किसके साथ रिएक्ट कराया, बेस के साथ। ये पहचान होती है स्मेल के बेस पर कि आप ना कलर नहीं देख रहे, बेसिकली स्मेल देख रहे हो। जब कोई भी इंडिकेटर्स अपनी स्मेल के बिहाफ पर आइडेंटिफिकेशन कराए कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, तो ऐसे इंडिकेटर्स कहलाते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिसमें आपके ऑनियन, वनीला और क्लोव ऑयल, ये तीन है आपके सिलेबस के अंदर, और तीनों ही सेम तरीके से काम करते हैं। जब तीनों को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो उनकी स्मेल नहीं जाएगी। जैसे आपने देखा होगा ऑनियन के ऊपर आप कई बार लेमन डालते हो, नींबू निचोड़ते हो, तो उसका जो टेस्ट है ओनियन का वो नहीं जाता, तो यानी कि उसकी स्मेल बनी रहती है, आपको स्मेल ओनियन की आती रहेगी। लेकिन अगर आप बेस के साथ रिएक्ट कराओगे इन तीनों को तो इनकी स्मेल खत्म हो जाएगी। इसका मतलब बेस के साथ रिएक्ट करने पर इनकी स्मेल खत्म हो जाती है। सच इंडिकेटर्स आर नोन एज द ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मेनली तीन है, ओनियन और वनीला का एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे बने हैं, पूछे गए हैं। आपको पहले ये सारी जो आपको प्रॉपर्टी बताई गई ये पढ़ के आनी है, क्योंकि ये लिंक करेंगी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से। जुड़े रहिए आईएमएस एकेडमी से। थैंक यू एवरीवन।